हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हम लोग यहाँ पे आज आपके लिए जो क्लास लेके आए हैं, इस क्लास में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो इस क्लास में आज आप लोगों को जो है हमारा विराम चिन्ह देखने को मिलेगा। हमारे जो हिंदी के पेपर जहाँ जहाँ भी होते हैं उनमें ये खूब पूछे जाते हैं। यहाँ से लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन सभी को देखने को मिल जाता है। तो आज एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो है विराम चिन्ह हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे और ऐसे कर करके हम लोग सारे चैप्टर्स आपको कराएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, जैसे अलंकार है, समास है, संधियाँ है, इसमें बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। अभी जितने दिन भी मैंने फुल लेंथ के टेस्ट कराए, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत नोटिस की थी कि जब जब भी यहाँ पे बात आई है कि अलंकार होंगे, तो अलंकार में बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे थे। तो उसका मैं बहुत लोगों ने डिमांड भी की थी कि सर इसका एक फुल लेंथ का वीडियो करा दीजिए, तो मैं करा दूंगा। आज हम लोग विराम चिन्ह देखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा रुके हुए इसलिए थे क्योंकि इसकी टाइपिंग चल रही थी और ये सारे टाइपिंग जो है बाकायदा बच्चों ने की है और इसको इसीलिए ये देखिए कलरफुल, ये अपने आप से बनाए गए हैं। बहुत से बच्चों का रहता है ना कि अरे किताब से स्कैन करके दे देते तो इसमें आप पैसे मांग रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तो दोस्त देखिए, गलत कुछ नहीं होता है। पहली बात तो पैसा जो है वो बच्चा टीम वाला ले रहा था जो टेलीग्राम पे ऑपरेट करता है, और इस तरीके का भी PDF जब उसी ने बनाया है, तो अगर आपसे पैसे अगर उसने 10-20 रुपये मांग भी लिए, या अगर उसने कह दिया कि 39 रुपये 49 रुपये का अगर प्रैक्टिस सेट है, तो कौन सा हमारा बहुत ज़्यादा पैसे का था। खैर, ये क्लास आपकी UP SSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्लास UP SSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये क्या बनना है यार, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमको कितने क्वेश्चन मिलने हैं हिंदी में, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरी हिंदी की अगर बात करेंगे तो पूरी हिंदी तो हम लोग अभी आपको कंप्लीट कराएंगे ही, पूरी हिंदी अभी हम लोग आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और हमारा क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। देखो, विराम का अगर हम लोग चिन्ह की बात करेंगे, विराम चिन्ह होता क्या है, तो विराम चिन्ह का मतलब ही होता है कि जब ठहराव या रुकना। विराम का मतलब भी होता है आराम करना, तो रुकना होता है। अब अगर हम लोग पढ़ने लिखने के दौरान ठहरने के लिए जिन कॉलम का मतलब जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं, यहाँ पे इन्होंने शायद कुछ मिसप्रिंट किया है, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है, तो 20 संख्या है। अंग्रेजी भाषा से इनको लिया गया है। बस इंपॉर्टेंट सिर्फ उतना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी थ्योरी तो इसलिए ज़्यादा ली गई जिससे आपको ये PDF मिले तो आप इसको आसानी से पढ़ लें। फिर विराम चिन्हों का जो उचित उपयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रुको मत जाने दो, तो रुको के बाद कॉमा लगा दिया, अब इसका मतलब रुको, ठीक है, वो कह रहे हैं रुको मत जाने दो। दूसरे में क्या हो गया, रुको मत जाने दो, अब इसका मतलब है कि रुको मत, तुम निकल लो, रुको मत तुम निकल लो, वो देखो इसीलिए कॉमा लगा है वहाँ पे, और जाने दो। और इस वाले में रुको का मतलब था कि रुको मत जाने दो, मतलब रुक जाओ, जाना नहीं है तुमको। ये तो दोनों चीज़ों में आपके कॉमा लगाने, आपके विराम लगाने से इतना फर्क पड़ गया। तो पहले वाक्य का अर्थ है कि उसे रोक लो, उसे जाने मत दो, और जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है रोको नहीं, जाने दो, निकल लो तुम यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ आते हैं, चिन्हों की बात करते हैं। अल्प विराम, तो अल्प विराम कैसे लगता है, आपको भी पता है कि अल्प विराम ऐसे करके लगता है। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या थोड़ा सा विराम। देखो, थोड़ा और विराम, ठीक है, का अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम, यानी कि रुकना, लेकिन अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, ये अल्प विराम हो जाता है। फिर अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित कुछ नियम हैं। ये नियम बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे 2 या अधिक वाक्य में यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, तो वहां पर भी क्या लगता है, अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे सोनल जी रोज आते हैं, टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे कॉमा लगा दिया था ना है के बाद, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा सोनल जी रोज आते हैं और टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे और को सेंस में बनाने के लिए हम लोगों ने इसमें कॉमा का उपयोग कर लिया। ठीक, यदि वाक्य में के बीच में अव्यय किंतु परंतु इसलिए पर क्योंकि लेकिन अंतः अतः इसी से इत्यादि आदि आए, मतलब आदि आए, तो इससे पहले क्या होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनसे पहले विराम चिन्ह का, जैसे मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा परंतु वह नहीं था, यहाँ पे पहुंचा होना चाहिए था। ठीक है, पहुंचा मतलब मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा कि परंतु वह नहीं था। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमा लगा है ये गलत लगा है, तो
पहुंचा के बाद यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। ठीक है, देखो ये प्रिंट जब टाइप कराया जाता है तो देखिए ये मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर किताब से स्कैन करके आपको दे दिया जाता तो ये किताब की गलतियां नहीं मिलती। खैर, तीसरा नियम देखो, जब हम किसी व्यक्ति की उक्त या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उसे उक्त या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लग गया भाई। फिर क्योंकि तुम नेताजी ने कहा तो यहाँ पे कहा भी में भी होगा। ठीक है, फिर जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो वहां भाव के पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम। जैसे सुनो सुनो, वह गा रहा है तो सुनो सुनो के बाद इन्होंने लगाया क्योंकि वो एक अटेंशन देना चाह रहा है उसको कि रुको। फिर जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद भी अल्प विराम लगता है। जैसे अब है, फिर विराम, कल तुम क्या कर रहे हो, फिर हे महाराज, फिर विराम, आप क्या, मतलब अब आप कथा कहिए, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यदि किसी वाक्य में यह वह तब या तो आदि शब्द लुप्त हो तो वहां पर भी अल्प विराम लगता है। जैसे गुरुदेव जो कह रहे हैं, कान लगाकर सुनो, इस वाक्य में कान से पहले वह क्या हो जाएगा कि वह शब्द जो है लुप्त हो जाएगी। गुरुदेव जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, तो वह की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराम चिन्ह आ जाएगा। फिर नियम नंबर 7, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों के आरंभ होने वाले वाक्य, इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम। अगर इन शब्दों से वाक्य आपका आरंभ हो रहा है, जैसे हाँ, कॉमा लगा दीजिए, विराम चिन्ह लगा दीजिए, मैं विद्यालय का छात्र हूँ, नहीं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम से के माध्यम से बताना हो तो हमें उस संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो जैसे 2 विद्यार्थी, फिर अल्प विराम, जो सड़क दुर्घटना में मारे गए, फिर अल्प विराम, वे पढ़ने में अच्छे थे। तो जब हम लोगों की विशिष्टता का बोध संबंधवाचक सर्वनाम के माध्यम से बताना हो तो हमको अल्प विराम। अब आते हैं अर्ध विराम। अब इसमें नियम इतने नहीं आएंगे, जो उधर 9-8 नियम आ गए, इधर से 3 ही 4 नियम है, आगे वाले में तो कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, चलो अर्ध विराम, अर्ध विराम में। और हाँ, प्रिंट के लिए भाई एक बार जरूर कमेंट कर देना कैसा लगा, क्या अच्छा है, आगे के जो PDF आए हैं, आगे की जो क्लासेस हैं, क्या वो इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, इसी तरीके के प्रिंट में। चलो, जहां अल्प विराम में कुछ अधिक और एवं पूर्ण विराम में के से कम समय, जैसे अल्प विराम मतलब इससे ज़्यादा समय लगना चाहिए और इससे कम तो मतलब इससे ज़्यादा समय, और जो भी यहाँ पे ये लगेगा, अरे कहाँ चिन्ह बना रहे हो, ये, तो इस चिन्ह से मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम समय जो लगेगा उसको अर्ध विराम कहते हैं। ठीक, इसका चिन्ह जो मैंने बनाया, एक बिंदी और कॉमा लगता है। सामान्यतः जब हम वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है तो वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। इसके नियम क्या है? नियम ये है, 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए उनके बीच अर्ध विराम का, जैसे BA, MA, LLB, B.Ed, इस तरीके की चीज़ें। ठीक, नियम 2 में अर्ध विराम जैसे उपवाक्यों को भी जोड़ने का काम करते हैं और के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता है। जो जैसे जब 2 उपवाक्य होते हैं अर्ध विराम तो उनको और के माध्यम से ना जोड़ के जो है अल्प विराम से जोड़ा जाता है। ठीक, तो यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है, तो यहाँ पे और शब्द आ सकता था लेकिन इनको हम लोग उससे नहीं जोड़ना, यहाँ पे हमको ये अल्प विराम लगा देंगे। अब पूर्ण विराम देखिए क्या हो जाएगा। पूर्ण विराम शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाना या ठहरना। ठीक, पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कही जाती है। साधारण भाषा में अगर आप इनको देखें तो क्या हो जाएगा, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। एक कौन है, ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद हैं। इनके अनुसार क्या है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां क्या होगा, वहां पूर्ण विराम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जहां पे हमारी बात खत्म होती है हम लोग पूर्ण विराम को वहीं पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि जो द्विसूचक जो होते हैं वाक्य के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम का ही चिन्ह लगता है। जैसे राम अयोध्या के राजा थे, लास्ट में हमने ये डांडी खींच दी, यही हमारी जो है पाई हो गई, या कह सकते हैं खड़ी पाई कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं कि पूर्ण विराम हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है, जब भी कभी हमारे वाक्य में कोई भी कुछ काम पूछने का किया जाता है या जानने का बोध हो, वहां पे पूर्ण प्रश्नवाचक, और इसमें एक आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो मतलब प्रश्नवाचक होता है, जैसे इसमें क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, नोटबंदी किसके, तो देख रहे हो
किसके, क्या, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। फिर आगे देखो, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जब मनोविकार जो सूचक शब्द होते हैं, जैसे हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, जब वाक्यांश में जो वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में जो विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि ये वाला एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदी, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह बहुत कठिन समय चल रहा है, हे राम अब मेरा क्या होगा। तो ये शब्दों के बाद आपको इस तरीके के चिन्ह लगाए जाते हैं। अब आते हैं निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह का मतलब होता है जब हम लोग इस तरीके से कोई डैश लगा देते हैं। निदेशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। निदेशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अब कहा के बाद ये क्या होगा, एक बड़ा सा ऐसे डंडा खिंच जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर आते हैं कोष्टक पे। कोष्टक होते हैं भाई 3, छोटा, मध्यम और बड़ा, ठीक, तीनों बने हुए हैं। इसके में होता क्या है, वाक्य में आए हुए शब्दों तथा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोग कोष्टक चिन्हों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे लता मंगेशकर को भारत की कोकिला, यानी कि ब्रैकेट में हम कोकिला को कैसे बता सकते हैं, मीठा गाने वाली। तो हम लोगों को उसके जो अर्थ है उसको बताना है, तो मीठा गाने वाली, तो कोकिला शब्द को जो है बता दिया कि यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे पंडित कामता प्रसाद गुरु अच्छे व्याकरण कर्ता यानी कि व्याकरण के ज्ञाता थे, बता दिया। चलिए, उपविराम। उपविराम में ये 2 बिंदियां लगती हैं, ठीक। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी स्थान को अलग दिखाने के लिए उपविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, अब आपने क्या लगा दिया, उसके आगे 2 बिंदियां लगा दी, अब उनके नाम आप बता सकते हैं, जैसे रघुपति, राघव, रघुराज, रघुनंदन आदि। फिर विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, उसके आगे भी हमने अल्प विराम, उपविराम लगाया और बता दिया कि भैया वो अभिशाप हो सकता है या वरदान भी हो सकता है। फिर आते हैं ये हंसपद। हंसपद का मतलब होता है ये इस तरीके की जो उल्टी बी बनाते हैं। इसका मतलब कोई शब्द अगर हमारा छूट गया है तो उसको लिखने के लिए हम लोग इसका लगा देते हैं। या हमसे कोई गलती हो गई है, गलती बस छूट गया, जो भी कह ले, मतलब हमसे कुछ छूट गया, हम कोई सेंटेंस लिख रहे थे, कोई वाक्य लिख रहे थे, उसमें कुछ अगर छूट गया तो जहाँ पे वो चीज़ छूटी होती है उसके नीचे ये हंसपद लगाते हैं और छूटी हुई चीज़ को लिख देते हैं। जैसे त्रुटि विराम, श्रुति बोधक चिन्ह अथवा विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी इसको जानते हैं। देखो, लिखने के दौरान कोई अक्षर छूट जाने पर हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। जैसे मैं कल जाऊंगा, अब छूट गया था क्या, प्रयागराज, तो हमने ये चिन्ह लगा दिया। अभय हिमांशु के घर शादी में गया, तो यहां पे हिमांशु 2 बार लिखा है, इसको काट लेंगे एक बार, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अरे ये तो हार्ड बन गया यार। तो अभय हिमांशु के घर गया, कहाँ, कब गया था, शादी में, तो यहाँ पे शादी शब्द छूट गया था, वो लगा लिया। अब आते हैं विवरण चिन्ह पे। देखो, विवरण चिन्ह में 2 तरीके के चिन्ह होते हैं, एक तो 2 बिंदी और फिर ये डंडी। ये विवरण चिन्ह ये आपको सूचना देंगे, जानकारी देंगे या निर्देश, जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम लोग बताते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये चिन्ह का उपयोग करते हैं। कौन से, विवरण चिन्ह। जैसे वचन के 2 भेद होते हैं, अब ये लगाया, उसके बाद उसके वचन के एक वचन और बहुवचन ये बता देंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तब ये चिन्ह लगाया और उसके 6 भेदों के नाम लिख देंगे, ठीक, ऐसे। फिर देखिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को हम लोग शून्य चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य के आकार का होता है, इसीलिए इसको लाघव चिन्ह जो है ये शून्य ही लाघव चिन्ह भी कहलाता है। आप ये भी बता सकते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऐसे, और ये लगा देंगे, ये लाघव चिन्ह हो गया, ठीक है। बहुत से लोगों को अभी तक ये बात नहीं बताती। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, जो हम लोग ये जो पीछे 0 लगाते हैं ना, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। फिर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा। ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो जब भी कभी किसी के द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह जो है को अवतरण चिन्ह के भी नाम से जानते हैं। उद्धरण का अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, एक तो इकहरा और एक दोहरा। तो इकहरा क्या होता है, किसी अक्षर या शब्द की विशेष जो होता है बल देने के लिए इकहरे उत्तरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ये निशान लगा दिया, एक वाला, अरे ये क्या हुआ यार, हाँ ऐसे, ठीक, थोड़ा सा झुका हुआ। जैसे सौरभ चौबे, ठीक। तो हमें इनके ही मतलब क्या बताया था, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे का। तो सौरभ चौबे एक शब्द है, एक नाम है, तो उसके बारे में बताया क्या, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, तो उनको हमने इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया, लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। दोहरे में क्या होता है, जब पूरे वाक्य की बात की जा रही होती है, किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए, यानी कि वही विशेष बताने के लिए दोहरे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे उसको, तो इसका मतलब ये विशेष रूप से हम इसको बताना चाह रहे हैं।
फिर आते हैं हम लोग हिंदी के जो अल्प विराम होता है, योजक चिन्ह हाइफन जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा छोटा होता है ऐसे करके, बस इतना सा, ठीक, छोटा सा होता है, ठीक। योजक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग करते हैं कब, जब हिंदी में अल्प विराम के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा योजक चिन्ह का उपयोग होता है। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, नियम वो हम लोग देख लेते हैं, बस नियम का एक लास्ट ये है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों के बारे में कुछ परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है, दो विपरीत शब्दों को योजक चिन्ह के द्वारा, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है, ठीक है, जैसे रात दिन अमीर गरीब, ठीक, सीधी सी बात समझ गए, कब, जब हम लोगों के द्वंद्व समास आ जाते हैं, शुभ अशुभ पाप पुण्य, ये सब लिखा हुआ है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में भी हम लोगों को लगाया जैसा जैसे अधिक अधिक, ठीक, जैसे लिखा हो कपड़ा लत्ता धन दौलत, दो समानार्थी, जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा, हाट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा, ठीक। तीसरा नंबर, जब संज्ञा की द्विरुक्त हो अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार प्रयोग में हो, उनके बीच में योजक चिन्ह, जैसे घर घर, गांव गांव, ठीक, रोम रोम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कड़ कड़, बूंद बूंद, ऐसे, ठीक। जब दो शब्दों के में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उनके बीच में भी, जैसे पानी वानी नहीं होता है, अरे यार पानी वानी पिला दो, तो वो वाला, रोटी वोटी खिला दो, डंडा वंडा ले आओ, अंडा वंडा खिला दो, तो वो इस तरीके से। अनाप शनाप, लास्ट वाला, जब दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मारना पीटना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, दौड़ना धूपना और नहाना धोना, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको अल्प विराम आता है, सॉरी विराम चिन्ह आते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने ये आया है, क्या आया है भाई, कुछ परीक्षा से उपयोगी रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, व्यवस्थित वर्ण जो होते हैं उनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसका वर्णमाला का पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो आएगा, लेकिन उसके क्वेश्चंस अभी आपको दे दिए गए। मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हास्य, दीर्घ और प्लुत स्वर। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर भी कहते हैं। जो संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं उनको विजातीय स्वर कहते हैं, यानी कि मिश्रित स्वर जिनको कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या ध्वनि, जो बच्चे निकालते हैं। जैसे बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है, जब 5-6 महीने का हो जाता है, तब वो ऊ आ इन ऊ करने लगता है, ये सब ध्वनि कहलाती है। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है। स्वरों की संख्या 11 है, और मूल वर्णमाला में जो हमारे जो वर्णमाला में जो कुल कितने वर्ण हैं, तो वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो 52 है, ठीक है। अब 53 हो गए हैं, अभी रिसेंटली ही हिंदी वर्णमाला के एक स्वर में जो है इसको शामिल किया गया है, ठीक। ये जो मतलब इन्फिनिटी का जो साइन बनता है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे करके ये। फिर छत्र, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। या और वा ये अर्ध स्वर होते हैं, पूर्ण तरीके से स्वर नहीं होते हैं। हिंदी शब्दकोश में जो अंग और आहा है, इनको वर्ण से पहले आता है, मतलब ये वर्ण से पहले आते हैं। छोटी और बड़ी और ऋर ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, शेष सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। वर्णों की बात कर रहे हैं। फिर डा, नहीं, इया, वा, णा, ना और मा ये नासिक के वर्ण होते हैं, और ये पंचम वर्ण होते हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं ये उनके पंचम वर्ण होते हैं, और इनका उच्चारण जो होता है वो नासिक भी होता है, और अनुनासिक वर्ण भी इनको कहते हैं। हा जो है वो काकल्य वर्ण है। अनुस्वर जो है वो अंग और आहा 2 तरीके के होते हैं। इनको विसर्ग, मतलब अनुस्वर को अंग और विसर्ग को आहा कहते हैं। ये अयोगवाह वर्ण होते हैं, ठीक है। ये सब पेपर में आते हैं, इसीलिए अभी आगे जब आपको वर्णमाला का चैप्टर में कराऊंगा तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। चलो, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते, उसे शब्द कहते हैं। बड़ा, बड़ाऊ, बड़ी ये सब दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ए और ऐ ये कंठ तालव्य होते हैं, जिसमें कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, ये बहुत बार पूछा गया, आज तक बहुत बार पूछा जा चुका। ओ और ये कंठोष्ठ होते हैं, यानी कि कंठ और ओष्ठ की जरूरत पड़ती है, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान वो दंतोष्ठ होता है, ठीक है, दंत और ओष्ठ की जरूरत पड़ती है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। रा जो है वो वक्र, लुंठित, सघोष और अल्पप्राण व्यंजन है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हीं को लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही बात, लिपियां पुरानी हैं, उनको बहुत भी लिपियां ऐसी हैं जिनको अभी पढ़ा भी नहीं जा पाया है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब वह युग्म ध्वनियां कहलाती हैं। जब मतलब एक ही ध्वनि का द्वित्व मतलब 2 बार आ जाए तो वो युग्म ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे दिक्कत, प्रसन्नता, मतलब एक आधा आ जाए और एक पूरा आ जाए, ये द्वित्व ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी शब्दकोश में जो छा वर्ण होता है ये का से पहले मतलब का के बाद आता है, क्योंकि छा जो है एक संयुक्त वर्ण है, ठीक है। क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं, का, आधा का और सा, जब ये दोनों मिलते हैं तब ये हमारा छा बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये का के जस्ट बाद आता है।
चलिए फिर अच्छा अभी आगे और भी था जो कि काव साख वर्णों से, अच्छा देखो वही बता दिया। इस प्रकार त्रा और ता के बाद ज्ञा वर्ण जा के बाद और स्रा जो है वो शा के बाद आता है। ये किसके किसके बाद आते हैं ये जरूर पूछा जाता है बहुत बार, और सबसे ज्यादा छा वाला पूछा जाता है जो का के बाद आता है। पुलुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों को भी ज्यादा समय लगता है। ठीक, अनुस्वर पंचम वर्ण का कार्य करता है। लिखने के दौरान किसी अक्षर को छूट जाने के संकेत में जो है हम लोग किसका, हंस पद का उपयोग करते हैं, ये जो उल्टी बी बनाते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। यदि संख्या की वृद्धि रक्ति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम राम बार बार। हंस पद को त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह के आदि नामों से भी जानते हैं। विराम शब्द का अर्थ क्या होता है, ठहराव या रुकना होता है। जब वाक्य की गति अंतिम रूप ले लेती है तो वहां पे हम लोग पूर्ण विराम लगा देते हैं। योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। और जो पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से रुकना या ठहरना। संस्कृत में योजक चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में ही होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के लिए योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख और तथा शीर्ष किसी उपनाम लिखने आदि के लिए जो होता है इनके इकहरे, मतलब इकहरे का मतलब ये वाला, ठीक, ये कॉमा, अरे ये तो हमने उल्टा लगा दिया यार, ये इस तरीके से कॉमा में बंद करना, ये इकहरे उद्धरण चिन्ह का कहते हैं। संधि, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए तब दोहरे कर्तन, क्योंकि जब हम वो लोग लिखते हैं तो वो सेंटेंस में लिखे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक, इनको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में मतलब बंद कर देते हैं उद्धरण चिन्ह में। चलिए दोस्तों, तो जो हमारी जो आज की क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। ठीक है, जो क्लास है हमारी वो यहीं तक रहेगी, बाकी हम लोग मिलेंगे किसी अगली क्लास में। और तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों को अगर इसी तरीके से और भी जो चैप्टर्स हैं हमारे वो क्लियर करने हैं, अभी तो देखिए इसमें थ्योरी ही थी, मतलब थ्योरी का मतलब थ्योरी तो पूरे सभी बुक में होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं था। जब परिभाषाएं आएंगी, जैसे अभी आपको जब हम लोग किस पे आएंगे, जब हम लोग वर्णमाला पे आएंगे तो वर्णमाला में आपको बहुत कुछ समझाने वाला होगा, वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे याद करा दूंगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।